हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हमने प्रोनाउन के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब जो प्रोनाउन का जो आज का सेक्शन है वो लास्ट और फाइनल सेक्शन है, और इसके बाद जो है हम लोग 2 या 3 लेक्चर जो हैं इसके ऊपर बेस्ड जितने भी जो क्वेश्चंस हैं जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे, और इस तरह से प्रोनाउन वाला भी पूरा सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउन को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और प्रोनाउन को भी नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में हम लोग फिनिश कर देंगे। तो जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो आज हम फिनिश कर देंगे। तो हम लोग प्रोनाउन को शुरू करने जा रहे हैं, और हमने इंट्रो जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थे उनके ऊपर बात चल रही थी, तो वहीं से मैं आपको कंटिन्यू कर देता हूं। राइट, तो देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पे हम लोग आ जाते हैं। यहां पर आपको कंटेंट भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा यूज ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो भी प्रश्नवाचक बनते हैं, जैसे हु कौन, हुम किसे, हुज किसका, विच जब नॉन लिविंग चीज हो, है ना, जिसे जो नॉन लिविंग है ना, जो सजीव नहीं है, या जिसे जो है ना जो क्रिएचर्स होते हैं, छोटे जीव होते हैं, उनके लिए हम हमेशा विच का प्रयोग करते हैं। और संख्या बताने के लिए भी एक बात याद रखेंगे, संख्या बताने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर रूल नंबर 1 क्या है, ए बी सी को ध्यान से देखिए। तो क्या बताना चाह रही है? हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, हुम का प्रयोग सदैव ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट का पता बताने में, और हुज हमेशा पॉजेसिव, मालिक का, कि किसकी है वस्तु, तो ये हमेशा किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ये हमेशा पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव, और पॉजेसिव केस का मतलब क्या है? संपत्ति पर जो अधिकार बताने वाले हैं वो पॉजेसिव केस कहलाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहां पर इंटेरोगेटिव जो है प्रश्नवाचक के लिए आते हैं, प्रश्न नॉर्मली, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब भी कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो जाए, तो आपको हमने पहले भी लेक्चर में पढ़ा था प्रोनाउन में कि प्रीपोजिशन, बट, बिटवीन, है ना, और एक और चीज पढ़ी थी हमने लाइक, ये शब्द जहां पर भी आते हैं उनके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का। तो जब ऑब्जेक्टिव केस हुम है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा? बाय हुम वाज द रामायण रिटन, किसके द्वारा रामायण लिखी गई, है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, तो ये वाली बात क्लियर हो गई। लेकिन यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं तो उस केस में हु का प्रयोग ही होगा। जैसे हु वाज द रामायण रिटन बाय, तो बाय के बाद में है तो कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? हुम का प्रयोग होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखिए आगे चलते हैं। हु आर यू सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल करेक्ट है। हु आर यू सब्जेक्टिव केस है। आई डोंट नो हु आर यू, तो यहां पर क्या आएगा? तो देखिए आई डोंट नो। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इंटेरोगेटिव केस होता है, प्रश्नवाचक होता है, तो इसके बाद में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बाद में आता है। लेकिन यही हु जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब बीच में लग रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लग रहा, तो उस केस में क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हमेशा सब्जेक्ट आता है, जबकि इंटेरोगेटिव जब क्वेश्चन मार्क बन रहा है पीछे, उस केस में हमेशा यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये कुछ पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, लाइक, बिटवीन, ये सभी हमने केसेस जो है पिछले लेक्चर में भी देखे। तो देखिए आप जो है लेक्चर्स को, पिछले लेक्चर्स को भी देखेंगे तभी आपको फायदा होगा, ओवरऑल फायदा तभी हो सकता है। राइट, तो देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए एक और बात मैंने आपको क्या बताई थी, विच का प्रयोग संख्या के बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहां पर है हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, हु का मतलब क्या है? उस पूरे क्राउड, भीड़ में जो इतने सारे लोग हैं, संख्या की बात कर रहा है, उनमें से तुम्हारा भाई कौन सा है? तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है। इसकी जगह क्या आएगा कि विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, उस भीड़ में, भीड़ जो इतनी सारी है उसमें जो है विच का प्रयोग होगा। उसी प्रकार हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, इन सर्वेंट्स में से किसको चाहते हो? तो यहां पर हु नहीं आएगा, बहुत सारों में से किसी एक का चुनाव करना है, या संख्या के केस में आ रहा है तो हमेशा किसका प्रयोग होता है? विच का प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको एक क्लियर हो गया होगा। राइट, अब देखिए आगे चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन की बात आ रही है अब, है ना, तो ये मेनली आपको सारे पॉइंट्स से कवर हो गए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए whose का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको याद आ रहा है ना कि अपोस्ट्रोफे रूल कभी भी निर्जीव वस्तु के लिए नहीं लगता। काके की संबंध जो है whose का प्रयोग, तो whose बुक इज दिस, है ना, तो whose का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए कभी भी नहीं होता है ना। तो लेकिन यहां पर ये जो है whose बुक इज दिस, किसकी किताब है ये, तो ये व्यक्ति की बात कर, किस व्यक्ति की किताब है, तो यहां पर व्यक्ति से मतलब है, राइट। अब देखिए कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल लगते हैं प्रोनाउन के अंदर, और वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी काम करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कोर्ड क्या होता है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाला आएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल वाला आएगा। जैसे आप हमेशा देखते हैं दे के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, या तो आर आएगा, यदि पास्ट फॉर्म में तो वर आएगा। लेकिन आप हमेशा ही के साथ में क्या देखते हैं, सिंगुलर है, इसलिए ही के साथ में आप हमेशा प्रेजेंट है तो इज का प्रयोग, पास्ट है तो वाज, वर नहीं आएगा। तो ये जो है प्लूरल वर्ब्स हैं, ये सिंगुलर वर्ब्स हैं। इनको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, वर्ब पढ़ रहे होंगे, तब भी हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए कुछ पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो इन पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन पे। तो जो सब्जेक्ट में आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड के अतिरिक्त, एक्सेप्ट के अतिरिक्त या के बजाय, रादर देन, अकम्पनीड बाय, लाइक और अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, इनके केस में हमेशा जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जैसे यहां पर देखो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, रीता, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हर फ्रेंड्स, और यहां पर जो है ना, यहां पर जो कंजंक्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है, एज वेल एज। तो एज वेल एज के केस में हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। तो रीता चूंकि सिंगुलर है, रीता के हिसाब से हैव नहीं आया है, यहां पर क्या दिया हमने, हैज दिया है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको एक। अब देखिए ये तो हो गया वर्ब का केस, वर्ब में तो सिंगुलर आएगा ही क्योंकि यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है। लेकिन यहां पर जो पॉजेसिव केस है वो भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो यहां पर ये चूंकि लड़की है तो लड़की के केस में हम क्या लगा देंगे, हर का प्रयोग कर लेंगे। तो ये बात आपको एक क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार देखिए माय फ्रेंड रीना अलोंग विद, तो ये अलोंग विद आ गया। देखो जो भी वर्ड्स यहां पर से आए, एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, in addition to, but, beside, except, rather than, accompanied by, unlike, है ना, ये सभी वर्ड्स जो है ना हमेशा इनमें फर्स्ट सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, जैसे यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। अगेन माय फ्रेंड रीना ये सिंगुलर है, along with आ गया, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आया इज, और पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर क्या आया, हर आया। तो ये पॉइंट आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि यदि यहां पर दे होता तो देयर आता, है ना, यहां पर राम एंड श्याम अलोंग विद होता, राम एंड श्याम अलोंग विद सीता, तो राम एंड श्याम दो हो गए तो यहां पर देयर आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह के पॉइंट्स आपको कुछ याद रखने। अब देखिए आगे देखते हैं। लेकिन जब भी कभी हमने ये भी देखा था आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, या केवल और है, तो हमेशा नाइदर के केस में पहला सब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट सब्जेक्ट ये, और सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, ये सेकंड सब्जेक्ट। नाइदर में के केस में फर्स्ट सब्जेक्ट ये और सेकंड सब्जेक्ट जो है वो ये है। तो इस केस में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, और जो केस है उसमें पीछे वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर ही वर्ब आई, और इसी के हिसाब से जो है पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा। तो एक मैनेजर है तो और थर्ड पर्सन है इसलिए क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। तो देयर नहीं लगाएंगे स्टाफ मेंबर के हिसाब से, हमेशा किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो ये पॉइंट आपको और ध्यानपूर्वक याद रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस तो कर लिए, लेकिन हम इनको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब एक तो ये इस तरह के बेसिक थ्योरी हमको क्लियर हो जाए, और उसके अलावा हमने बहुत सारे एक्सरसाइज किए हों, तभी हमारा सॉल्यूशन आ सकता है एग्जाम में। तो एग्जाम के लिए हमको एक एक पॉइंट जो है ना बिल्कुल पिन पॉइंट बात दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट जो है वो है, आपने ये भी आपको पता है ईच, है ना, आपको ये भी पता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन सब्जेक्ट के रूप में जब भी आता है तो हमेशा इनके केस में पॉजेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होता है। जैसे नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, है ना, तो नाइदर ऑफ द, और आपको क्या पता है नाइदर, आइदर, है ना, या फिर ईच और एवरी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, और चूंकि सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है तो ये देयर नहीं आ सकता। तो आप क्या देखते हैं, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर में बात कितनी, दोनों में से कोई भी एक नहीं, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती, तो हैज दिया है, हैव नहीं दिया इन्होंने, और एक की बात कर रहे हैं इसलिए देयर नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पर, हिज का प्रयोग होगा। तो यहां पर देखो, है ना, देयर की जगह किसका प्रयोग होगा, ये सॉरी यहां पर देयर आना चाहिए था, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, देयर की जगह हिज का प्रयोग होगा सिंगुलर वाले का। उसी प्रकार ईच वन ऑफ अस, ईच एवरी भी जब भी आ जाए तो ईच वन ऑफ अस, भले यहां पर अस दिया हुआ है लेकिन ईच के अनुसार क्या आ रहा है, सिंगुलर इज आ रहा है, ईच वन ऑफ अस इज सिंगुलर आया ईच एवरी के हिसाब से, और ईच के केस में हमेशा थर्ड पर्सन आता है, तो ये अस दिया हुआ फिर भी आर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, हिज का प्रयोग होगा। तो ये जो रूल्स है ना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इस तरह के रूल्स रिपीट होते, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, कलेक्टिव नाउन जैसे कि ज्यूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू, क्रू जो है ना, ये कलेक्टिव नाउन के तौर पे काम करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखिए द ज्यूरी जो है जब एक यूनिट की तरह से काम करे तो द ज्यूरी के साथ में सिंगुलर लगा रहा है, हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट आएगा, देयर वर्डिक्ट नहीं आएगा। लेकिन यदि किसी केस में ज्यूरी जो है, मान लीजिए ज्यूरी के अंदर है ना 7 मेंबर है, 4 अलग भाग में डिवाइड हो गए एक फैसले वर्डिक्ट पर। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, कोई भी फैसला। तो चार जजेस अलग हो गए, 3 जजेस ने दूसरी बात बोली और इनके खिलाफ 4 जजेस ने बोली। द ज्यूरी हैज डिवाइडेड, तो यहां पर द ज्यूरी हैव आएगा, यहां पर हैज नहीं आया क्योंकि ज्यूरी 2 हो गई है, और दे हैव गिवन देयर वर्डिक्ट आएगा, वहां पर तो सही है। लेकिन यहां पर जो है ना, ये एक यूनिट की भांति काम कर रहा है, और जब यूनिट की भांति काम कर रहा है तो यहां वर्ब भी सिंगुलर, और देयर की जगह क्या आएगा, चूंकि ये नॉन लिविंग एंटिटी एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है ना, तो इसको नॉन लिविंग के केस में इसको क्या लगा देंगे, इट्स का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, फैसला, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, देखिए यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है और इसमें सेपरेट इंडिविजुअल्स, अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है, जैसे यहां पर आपको दिखा होगा, जैसे देखिए द टीम डिवाइड हो गई है, तो क्या हो गया, अब टीम में केवल जैसे 11 मेंबर है, मान लो क्रिकेट की टीम है, तो 11 मेंबर अलग अलग तरह से डिवाइड हो गए, तो उस केस में क्या होगा, ये अलग अलग एंटिटी की तरह काम करें, यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे हैं। तो यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे तो यहां पर क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, और यहां पर इट्स ओपिनियन नहीं आएगा, क्या आएगा, देयर ओपिनियन आएगा। क्यों, क्योंकि सबने अपनी अपनी ओपिनियन लगा रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा एक। अब देखिए यदि 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं तो उसमें क्या है, राम और श्याम ये क्या बन गए हैं, इनको दोनों को एक साथ कलेक्टिव रूप से क्या लिख सकते हैं, दे। तो दे का जो फंक्शन है वो क्या होगा, देयर वर्क। तो इसीलिए एंड के केस में हमेशा इस तरह से प्रयोग में, है ना, लिया जाता है, राइट, इस तरह से प्रयोग में आएगा, है ना। तो देखिए आगे चलते हैं, देखिए अगला जो रूल है वो है 6th रूल, देखते हैं। तो आज जो है आपको मैं ये एश्योर कर देता हूं कि आज जो है, आज हमारा प्रोनाउन वाला जो है ना, सारा जो सेक्शन है जो रिलेटेड है थ्योरेटिकल, जितने भी ऑल पॉसिबल जो है ना हमको थ्योरी पता होनी चाहिए प्रोनाउन के बारे में, वो सब हम कर चुके होंगे। और इसके बाद में जो हम करेंगे वो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑल पॉसिबल है ना, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए अब चलते हैं आगे। तो 7th है ना, तो ये वाली बात क्लियर हो गई है। अभी एंड से देखो, यहां पर द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, चूंकि आर्टिकल दोनों के लिए एक ही आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब व्यक्ति एक है, 2 नहीं है।
है ना। यदि यहां पर द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर होता तो ये दो अलग अलग व्यक्ति होते। तो यहां पर ये आर्टिकल का रूल लग रहा है, चूंकि ये एक व्यक्ति है तो एक के केस में प्लूरल तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा, हिज ड्यूटी आएगा। तो देखिए यहां पर इन्होंने द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर एक व्यक्ति है और इसलिए हिज कर दिया। तो ये पॉइंट आपको एक और याद रखना है ना। अगले केस में देखते हैं, लेकिन यदि दोनों के आगे आर्टिकल अलग अलग आ रहा है तो अलग अलग के केस में क्या होगा, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो यहां पर सिंगुलर हिज का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको एक समझ में आ गया होगा। देखिए आगे देखते हैं, रूल नंबर 9 क्या कहता है, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन यदि एंड से जुड़े हैं तो प्रत्येक सिंगुलर नाउन से पहले ईच और एवरी का प्रयोग होता है, तब भी वो सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट, है ना, ईच गर्ल एंड ईच बॉय, तो ईच और एंड भी लग गया तब भी ये सिंगुलर की भांति ही काम करेगा। देखिए यहां पर एग्जांपल भी दिया होगा, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर। अब यहां पर एंड लग गया, लेकिन आप एक बात याद रखना, ईच एंड एवरी जहां पर भी आ जाए तो वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और चूंकि ये सिंगुलर की तरह से काम कर रहे हैं इसलिए देयर की जगह किसका प्रयोग होगा, हिज का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ना, हम सारा ये सेक्शन देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो जो 10th रूल है, द 10th रूल इज व्हाट, हमेशा एक बात याद रखेंगे, मैनी ए, जब भी मैनी ए लग जाएगा तो हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। जैसे मैनी ए सोल्जर्स नहीं आएगा, मैनी ए सोल्जर आएगा, सोल्जर का मतलब सैनिक। और मैनी के बाद में जैसे मान लीजिए यहां पर ये होता मैनी, तो यहां पर SOLDIERS, तो मैनी के बाद में प्लूरल बनता मैनी सोल्जर्स। मैनी ये लग रहा है तो सिंगुलर बन रहा है, और मैनी सोल्जर्स के बाद में हमेशा आर का प्रयोग होता या प्लूरल वर्ब में हैव का प्रयोग होता। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए आप, यहां पर हैज का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि मैनी ए के केस में हमेशा, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मैनी ए वाला रूल, राइट। तो ये आपको एक याद रखना है। अब आगे देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ईच एवरी आइदर नाइदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो आपको ये बात जरूर पता होगी, है ना, कि ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द लगता है तो यहां पर ये प्रोनाउन की भांति काम कर रहा है। लेकिन यदि ऐसे लगा होता ना, ईच बॉय, तो यहां पर ये बॉय जो है ये नाउन है, नाउन से आगे हमेशा एडजेक्टिव लगता है, तो ये एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है। लेकिन यहां पर ईच ऑफ द जो केस है, ईच ऑफ द जो केस है, यहां पर ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है और यहां पर प्लूरल आएगा। लेकिन ईच लगने पर वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो ये बात एक याद रखेंगे आपको, है ना। तो ये पॉइंट्स कुछ याद रखना। तो यहां पर ये सिंगुलर नहीं आता, ईच ऑफ द के बाद में हमेशा प्लूरल, लेकिन केवल ईच होता तो यहां पर बॉय आता। यदि यहां पर बॉयज दे दिया है तो ये एरर है, और यहां पर जो है ईच ऑफ द के केस में सिंगुलर दिया है तो ये एरर है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये प्लूरल बनेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो देखिए ईच ऑफ द बॉयज हैज, अब यहां पे ईच जब भी केस आ जाए तो यहां पर सिंगुलर ही आएगा और हिज ही आएगा, सिंगुलर वाला, थर्ड पर्सन, राइट। तो ये पॉइंट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है ना, पहले भी आ गया था ये। ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब से पहले होता है। जैसे एक केस देखिए, वी हैव ईच एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग, ये गलत हो गया। जब भी ये सब्जेक्ट के बाद में आता है इसका मतलब क्या है, ये जोर देने का काम कर रहा है। हम प्रत्येक लोग का मतलब क्या हो गया, वी ईच, हम प्रत्येक लोग। लेकिन देखिए यदि ईच आगे आता तो ये सिंगुलर की भांति काम करता है, लेकिन यहां पर जो है ये ईच बाद में आ रहा है तो इसकी जो वर्ब है ना ये इसके अनुसार आएगी। तो यहां पर वी प्लूरल है, ईच यदि आगे आता है तो हमेशा देखिए सिंगुलर ही आएगा। लेकिन ईच जो है एक तरह से जोर देने का काम कर रहा है, एम्फेसिस देने का काम कर रहा है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो हमेशा इस वाले के अनुसार आएगी, ठीक है, इस वाले के अनुसार। तो यहां पर वी प्लूरल होता है, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमारा बस छोटा सा सेक्शन रह गया, और उसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर है प्रोनाउन का वो हमारा पूरी तरह से किस पर बेस्ड होगा, जो है क्वेश्चंस आंसर पर ही बेस्ड होगा। तो चौथा जो रूल है वो क्या है इसमें, कि बोथ का प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों के लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए नहीं होता। ऑल ऑफ द टू कभी नहीं आएगा। जब भी दो की बात कर रहे हैं ना तो हमेशा बोथ का प्रयोग करेंगे, ऑल का प्रयोग तो हमेशा
दो से ज्यादा के लिए होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है ना, है ना। और देखो बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट, ये ठीक है। बोथ का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कभी भी ऐसा आ जाए बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग या बोथ ऑफ देम आर नॉट फ्रेंड्स, तो कभी भी बोथ का प्रयोग नेगेटिव नकारात्मक स्टेटमेंट, बोथ के साथ में कोई सा भी नेगेटिव शब्द आ जाए ना, भले हार्डली है ना या फिर नॉट नो आ जाए, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो यदि ऐसा है तो इस केस में हमको बोथ को किससे तब्दील करना होगा, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। हमेशा बोथ का प्रयोग कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने है ना। अब देखिए लास्ट पॉइंट रह गया, और ये हमारे सेक्शन का लास्ट पॉइंट है, यूज ऑफ द इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन में वन की बात कर रहे हैं, और वन का मतलब होता है कोई भी या किसी को भी। तो वन शुड रेस्पेक्ट वंस ड्यूटी आता है ना, और है ना कभी भी यहां पर है ना हिमसेल्फ नहीं आएगा, याद रखना। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में क्या दिखा हुआ मिलता है आपको, वन शुड डू हिज ड्यूटी, यहां पर एरर के रूप में क्या देते हैं हमेशा, हिज। लेकिन याद रखना वन का जो पॉजेसिव केस है, वन का जो पॉजेसिव केस है वो हमेशा क्या बनता है, वंस, और इसका जो रिफ्लेक्सिव केस है वो हमेशा क्या बनेगा, वन सेल्फ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो पूरा करेक्ट दिया हुआ। वैसे ही वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये आपको पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद में हम जो है एसपी बख्शी और पैरामाउंट के ये जितने भी एक्सरसाइज हैं ये सभी हम लोग करेंगे। तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सेक्शन, मजा भी आ रहा होगा है ना। और इस पूरे सेटअप को लगाने में, इसको सीखने में मुझे 4 से 5 दिन लगे है ना, ताकि मैं आपको बहुत ही वेल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकूं। आपको और मुझे कोई सजेशन देना है, किसी प्रकार की और मदद चाहिए है ना, किसी और तरह से मैं क्लास लूं, तो आप मुझे जरूर सजेस्ट करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर और सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।